हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जाट किंगडम, दूसरा रोहिलखंड, तीसरा फर्रुखाबाद। ये किस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं और कैसे ये रूल चलाते हैं, और बाद में हम देखेंगे कि कैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्फ्लुएंस में चले जाएंगे, उसके बारे में। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करना शुरू करते हैं जाट किंगडम के बारे में। देखो, अगर हम बात करते हैं जाटों के बारे में, कौन है ये, तो ये सबसे पहली चीज तो ये एक एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है। एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, ठीक है, इनको हम कह सकते हैं पीजेंट्री है, ठीक है। ये हम देखते हैं, ये निकल के आते हैं लेट 17th सेंचुरी में। कैसे निकल के आए, अब उसे समझते हैं। देखो, क्योंकि हमने देखा औरंगजेब का रूल देखा, और हमने देखा कि औरंगजेब पूरी की पूरी जितनी भी पॉलिसीज लेके आते हैं वो मुस्लिम से रिलेटेड लेके आते हैं, मतलब हिंदुओं पर थोपने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो कट्टर मुस्लिम पॉलिसीज लेके आते हैं। जैसे उन्होंने जजिया टैक्स को इम्पोज कर दिया। जो भी हमारे पास में, अगर हम बात करें कि कोई भी अगर तीर्थ कर ले रहे हैं तो तीर्थ पे जा रहे हैं तो उनसे भी टैक्स लिया जा रहा है। तो इस तरीके की पॉलिसीज वो लेके आते हैं, जहां से अगर सप्रेशन देखा जाए हिंदुओं का तो वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां से कुछ लोग निकल के आए जिन्होंने कहा कि हम इन पॉलिसीज को फॉलो नहीं करेंगे, हम इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां से निकल के आता हमारे पास में जाट किंगडम। उनमें पहले हम देखते हैं कि यहाँ कौन कौन रूलर्स हुए, ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके उनको समझेंगे और जानेंगे। तो पहले हम बात करते हैं, यहां पे आपको रूलर देखने को मिलेंगे। पहले देखने को मिलेंगे चूड़ामन, चूड़ामन करके, जो 1695 से 1721 इस पीरियड में रूल करते हैं। दूसरे हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज नोन एज बदन सिंह। बदन सिंह जो 1721 से 1756 इस पीरियड में रूल करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद तीसरे आते हैं जिनका नाम है सूरजमल। सूरजमल जो कि 1756-63 इस पीरियड में रूल करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर एकदम। तो हम एक एक करके इनको समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आते हैं चूड़ामन। ये हमने ये तो देख लिया है क्योंकि एग्रीकल्चरल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पीजेंट्री है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने औरंगजेब की पॉलिसीज को अपोज करने के लिए इन्होंने कुछ लोगों को अपना एक यूनियन बनाया। इन्होंने कहा कि देखो, जब तक हम डिसइंटीग्रेट रहेंगे, जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, तब तक हम कैसे उनको अपोज कर सकते हैं। एक बंदा तो कोई रिवोल्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हम कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और फिर उनको अपोज करते हैं और अगेंस्ट औरंगजेब हम रिवोल्ट करेंगे। तो यहां से एक निकल के आता है चूड़ामन रिवोल्ट। चूड़ामन रिवोल्ट, ठीक है। किसके अगेंस्ट होते हैं? औरंगजेब के अगेंस्ट। औरंगजेब के अगेंस्ट, ठीक है, कि भाई हम इन पॉलिसीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप जो पॉलिसीज हमारे ऊपर थोपना चाहते हो हम उनको अपोज करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे ये रिवोल्ट इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि इन्होंने आगरा वाले रीजन को कैप्चर करना शुरू कर दिया कि भाई हम अब इस एरिया को नहीं छोड़ेंगे। इस एरिया की ये जो टेरिटरी है, मुगल्स की जो टेरिटरी है, हम इन छोटी छोटी टेरिटरीज को, ये एक्चुअल में रीजनल किंगडम, क्योंकि भाई देखो, जब आपको इस्टेब्लिश करना है तो वहां पे कुछ टेरिटरी चाहिए। अभी आप एक खेत में काम कर रहे हो तो सिर्फ उसमें काम करने के लिए जा रहे हो, लेकिन जब आप ये सोच रहे हो कि मुझे यहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश करना है तो वहां पे टेरिटरी चाहिए। तो ये इस तरह से कैप्चर करना शुरू करते हैं आगरा वाले रीजन को, मथुरा वाले रीजन को, दिल्ली के बियॉन्ड जो साउथ वाला रीजन है, उन सब को इन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे ये पार्ट इनसे टूटना शुरू होता है, मुगल्स की टेरिटरी खत्म होना शुरू होती है और ये अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट करना शुरू करते हैं। तो 1695 में ये अपने आप को एज ए फाउंडर ऑफ जाट किंगडम इस्टेब्लिश करेंगे। पॉइंट क्लियर है। अब जब ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो मुगल्स ट्राई करेंगे कि भाई किसी भी तरीके से वापस से आ जाए, वापस से हमारे टेरिटरी में इंक्लूड हो जाए, लेकिन वो दोबारा से इसे कैप्चर नहीं कर पाते हैं। ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अपने आप को रूलर भी इस्टेब्लिश नहीं करते, लेकिन रिकॉग्नाइज करते हैं कि ठीक है, हम रूलर हैं यहाँ के, ठीक है। इस तरीके का काम हमें देखने को मिलता है चूड़ामन के टाइम पे। फिर हम बात करते हैं बदन सिंह। अब क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं
जाटों के बारे में कि इन्होंने अपना एक किंगडम बना लिया, कि भाई हम अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर चुके हैं और यहां पे अब रूल करेंगे। इसी तरीके से हम इन्हीं के बाद देखते हैं अगले रूलर आते हैं बदन सिंह, कि भाई अब हम अपॉइंट हो गए। अब क्योंकि मुगल्स चाहते हैं कि उनको टेरिटरी मिल जाए, उनको टेरिटरी मिल जाए, और टेरिटरी लेने के लिए इन्होंने अपॉइंट करना शुरू कर दिया राजपूत्स को, कि भाई आपको तो पता है अच्छे से कि कैसे जाटों से लड़ाई करनी है, किस तरीके से उनको अपनी टेरिटरी में इंक्लूड किया जाए। तो इन्होंने राजपूत्स को अपॉइंट करना शुरू किया एज ए गवर्नर, कि आप देखिए उन टेरिटरीज को जहां पे जाट किंगडम बनने लग रहे हैं, जहां पे ये लोग रूल कर रहे हैं, उनको कैसे वहां से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन्होंने अपॉइंट किया अजीत सिंह को, जय सिंह को। तो फिर इन्होंने भी ट्राई किया कि चलो भाई अटैक करते हैं उनके ऊपर और उस टेरिटरी को लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं बदन सिंह आते हैं, तो 1721 में जय सिंह जाते हैं, जो अटैक करते हैं कि भाई टेरिटरी को रिलीज कीजिए। ठीक है, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं होते। इसी के साथ हम देखते हैं कि इन्होंने भरतपुर वाला रीजन है जो राजस्थान में है, उस टेरिटरी को भी अपने इन्फ्लुएंस में ले आए, या हम ये कह सकते हैं भरतपुर को भी कैप्चर कर लिया। ठीक है, और अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट किया कहां पे, भरतपुर में। मतलब अगर हम देखें तो भरतपुर भी हो गया, अगर हम देखें आगरा वाला रीजन भी हो गया, अगर हम देखें मथुरा वाला रीजन भी हो गया, और दिल्ली के साउथ में जो पार्ट है, जो हरियाणा का पार्ट है, वो सारी टेरिटरी इन्होंने अपना कैप्चर करना शुरू कर दिया। अब पूरी तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट करेंगे एज ए रूलर भरतपुर से। ठीक है, वहां से ये अपने रूल को गवर्न करना शुरू करेंगे। तो एक्चुअल में अगर हम इनके फाउंडर की बात करें तो फाउंडर चूड़ामन भी हैं, और दूसरा बदन सिंह को भी फाउंडर बोला जाता है जाट किंगडम का। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम। तो हम यहां देखते हैं भरतपुर में जब ये इस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो इन्होंने टाइटल लिया, किसने? बदन सिंह ने एक टाइटल लिया जिसको बोला जाता है राजा ऑफ भरतपुर। राजा ऑफ भरतपुर। आपसे पूछ लिया जाएगा राजा ऑफ भरतपुर ये किसका टाइटल है, बदन सिंह का है या फिर चूड़ामन का है? तो ये टाइटल लिया गया था भाई बदन सिंह। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम। अब ये अपने धीरे धीरे रूल को इस्टेब्लिश करते हैं, फ्लरिश करेंगे, अपने एरिया को डोमिनेट करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे ये कुछ ऐसे काम करेंगे कि जिसकी वजह से इनका नाम हो। तो इन्होंने एक फोर्ट इस्टेब्लिश करवाया, फोर्ट फॉर्म करवाया, फोर्ट जिसका नाम है लोहागढ़ फोर्ट। लोहागढ़ बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्ट है। ठीक है, लोहागढ़ जो फोर्ट है वो इस्टेब्लिश करवाया। पॉइंट क्लियर? तो इस तरीके के काम हम इनके रीजन में देखने को मिलते हैं, इस टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। अब इनके सामने जो चैलेंज है, मेन चैलेंज क्या है? मेन चैलेंज ये है, अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखो, अगर जाटों के ऊपर देखें, जो राजस्थान वाला रीजन है, अगर इनके ऊपर देखें तो हमें देखने को मिलता है यहां पे ऊपर मुगल्स बैठे हैं, नीचे हम देखते हैं तो मराठा बैठे हैं। ये तो सबसे खतरनाक है। ठीक है, अगर हम देखें तो इधर अवध भी बैठा हुआ है। ठीक है, अफगान्स भी बैठे हैं। जो अफगान सब हम देख रहे हैं, ये वाले रॉयल खंड फर्रुखाबाद, ये भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जाटों के बगल में दिल्ली में और लोग भी बैठे हुए हैं, छोटे छोटे किंगडम्स बैठे हैं, रीजनल किंगडम्स है। तो ये सारे के सारे इनके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसा ही काम हम सूरजमल के टाइम में देखते हैं। सूरजमल ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेंसरी माइंडसेट वाला भी है, जो ये चाहता है कि हम एक्सपेंशन करें। ठीक है, और कैसे भी करके हम टेरिटरी को बड़ा करें। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इसके लिए प्रॉब्लम है मराठा। एक टाइम के लिए हम मुगल से तो निपट लेंगे कि भाई चलो ठीक है, मुगल्स हैं, उनको देखा जाएगा, उनको संभाला जाएगा, लेकिन मराठाज, और मराठाज में भी इस टाइम में मेनली किस चीज का चल रहा है जोर? चौथ का। आते थे, रेड किया, चले जाते थे, आए, रेड किया, चले गए। ठीक है, जिसने भी ये सोचा है कि भाई मैं एक्सपेंशन करूं तो उसके लिए रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स आएंगे तो ऑब्वियस है कि पैसा कलेक्शन होगा, पैसा जितना ज्यादा होगा तो उतना ही चौथ ज्यादा देना पड़ेगा। तो मराठाज में नाना साहिब इस टाइम में निकल के आ रहे हैं,
और नाना साहेब ने अपनी पॉलिसीज को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि भाई आप एक काम करिए, आप जाओ जहां से भी चौथ मिले वहां से साहेब, ठीक है, जहां से भी चौथ मिले आप वहां से लेके आओ। अगर कोई देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो आप उन पे रेड कीजिए, ठीक है। ये सब चीजें देखने को मिलती है। और यहाँ पे सूरजमल जो जाट किंगडम में, वो भी सोचते हैं कि भाई अब हम नहीं देंगे, हम ऐसा करते हैं अपने आप को फ्लरिश करेंगे, हम बड़ा किंगडम बनाएंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन फिर क्या होगा, मराठा जाएंगे, इनकी सर्विस करके चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके का काम, इस तरीके की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें देखते हुए ये पूरी तरीके से क्या हो गए, नाखुश हो गए, ठीक है। किससे, मराठा से। इनके रिलेशन इनके साथ में बिगड़ने लग गए कि भाई देख लेना, फिर ध्यान रखना, आज तो हम आपको चौथ दे रहे हैं, लेकिन कल को आपके ऊपर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे। अदरवाइज अगर यदि ये चाहते तो पूरी तरीके से, अगर ये खुश होते इनसे, तो बाद में चल के जब हम पानीपत थर्ड बैटल अभी देखेंगे हम, तो वहां ये हेल्प कर सकते थे। लेकिन क्योंकि सारा खेल टैक्स का है, सारा खेल लूटपाट का है, तो इस वजह से ये पूरी तरीके से अपोज करते हैं मराठाओं का, इनके अगेंस्ट हो चुके हैं, ठीक है। यही चीज हमें देखने को मिलती है पानीपत थर्ड में, पानीपत की थर्ड बैटल। इस टाइम में क्या होगा, जब अब्दली आएगा, अटैक करेगा पानीपत थर्ड बैटल में, मराठाओं के अगेंस्ट लड़ाई होगी, तो उसमें हम देखेंगे कि ना तो जाट किंगडम आया। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम उनके अगेंस्ट थी। उसी वजह से हम देखते हैं कि जाट किंगडम पूरी तरीके से बच के रहा, साइड में रहा कि भाई ठीक है, लड़ने दो, मराठा है, मरना चाहते हैं मरने दो, छोड़ते हम नहीं करेंगे उनकी हेल्प, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोसेस हम देखते हैं। पानीपत थर्ड की बैटल में ये पूरी तरीके से मराठाओं के अगेंस्ट रहे और मराठा वहां पे हार जाते हैं। तो ये खुश होते हैं कि हाँ हारने दो, हमें एक जो टैक्स है वहां से हम बचे, ठीक है। और हम देखते हैं 1763 में, इस पीरियड में पूरी तरह से ये अपने आप को फ्लरिश कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर सूरजमल की डेथ हो जाती है और सूरजमल की डेथ के बाद में अब क्या होगा, अब यहाँ कोई संभालने वाला आएगा नहीं, यहाँ पे कोई रूलर है ही नहीं ऐसा जो इनको कंसोलिडेट कर पाए। और इनमें जब कंसोलिडेशन नहीं होगा, कंसोलिडेट ये नहीं कर पाते, तो उसी वजह से ये डिक्लाइन में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि सूरजमल के टाइम में ये फ्लरिश करता है, एक्सपेंड भी करता है, लेकिन डिक्लाइन में भी इन्हीं के टाइम में जाता है। पॉइंट क्लियर है? इस तरह से हम देखेंगे जाट किंगडम को। पॉइंट क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम रोहिलखंड, जहां से हम रोहिलाज की बात करेंगे उनके बारे में। देखो सेकंड हमारे पास में रोहिलखंड, छोटे छोटे किंगडम है, बस आपको समझना है ये जो दोनों किंगडम है रोहिलखंड और फर्रुखाबाद, ये दोनों के दोनों अफगान किंगडम है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? तो हम सेकंड बात करते हैं रोहिलखंड। रोहिलखंड, ठीक है। देखो यहां पे अगर हम बात करें ये रीजन कहां पे है, तो ये रीजन है नॉर्थ वेस्ट यूपी में, ठीक है। जो गंगा रिवर है और दूसरा कुमाऊं हिल्स, इनके बीच का जो रीजन है वो हमारे पास रोहिलखंड रीजन देखने को मिलता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर? तो यहां पे एक बंदा निकल के आता है जो कि सोल्जर है एक तरीके से, वो निकल के आता है मोहम्मद अली खान, ठीक है, जो कि रोहिलखंड को इस्टेब्लिश करेगा, वहां पे अपने आप को बिठाएगा और इस्टेब्लिश करेगा एज ए रूलर, ठीक है, इस टेरिटरी को कैप्चर करेगा। अब ये जब बैठा यहां पे, पीरियड क्या था इसका 1721 टू 48, इस पीरियड में ये रूल करते हुए हमें नजर आएंगे, इस टाइम पीरियड में यहां पे बैठेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर यदि हम बात करते हैं इस पीरियड में क्या चल रहा है, तो मुगल एम्परर वो तो वीक है, मोहम्मद शाह रंगीला है वो वीक है, ठीक है। 1740 में हम देखते हैं यहां पे मराठास निकल के आ रहे हैं। यहां पे हम देखते हैं दूसरा जो 1740 में नादिर शाह का इन्वेजन होता है, नादिर शाह,
ठीक है। अगर हम इसके बाद में देखते हैं तो अहमद शाह अब्दाली का अटैक होता है। ये सारे कौन है? अफगान है। तो उनकी हेल्प करने के लिए ये खड़ा रहता है कि भाई आप आइए, टेंशन मत लो, आप जो भी सपोर्ट मांगोगे वो हम देंगे। तो ये एक अफगान है और वो खुद अफगान से आ रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से उनका सपोर्ट करते हैं और उनको हेल्प दी जाती है। जो भी हेल्प इनसे होती है वो सारी हेल्प इनको प्रोवाइड की जाती है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है। तो ये एक तरीके से ऐसा हो गया ना कि आपको जहां मान लीजिए आप कहीं भी घूमने जा रहे हो और आपके रिलेटिव है, तो आप प्रीफर करोगे कि आप उनके पास जाओ। ऐसा यहां पे हो रहा है कि ये कह रहा है कि भाई आप आ रहे हो, आप बाहर से आ रहे हो, तो आपको बाहर कहीं भी दूसरी जगह रुकने की जरूरत नहीं, हमारे पास आइए, हम आपको रोकेंगे और जो भी आप चाहते हो, जो भी आपको हेल्प चाहिए वो हम देंगे। ठीक है। तो इनको खुशी मिलती है कि जब इंडिया का कोई भी टेरिटरी का पार्ट जो इन्वेड किया जा रहा है तो उस पे कि हाँ भाई ये इस तरीके से टूटता जा रहा है, मुगल एम्परर का पार्ट कम होता जा रहा है, ये डिक्लाइन में जा रहा है, इस तरीके से। ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि 1751 और 1750s के टाइम पीरियड में जो अहमद शाह अब्दाली है, अहमद शाह अब्दाली जब वो आते हैं, अटैक करते हैं, इन्वेड करते हैं, तो वो अपने एक रीजेंट को बिठा के जाते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है नजीब उद्दौला। क्या नाम है? नजीब उद्दौला। उसको बोला कि आप संभालिए, यहाँ पे इस टेरिटरी को कैप्चर कीजिए, दिल्ली में जो सेंटर में जो मुगल एम्परर बैठा है आप उसकी छुट्टी कीजिए, अब आपको ये टेरिटरी संभालनी है, अपने हिसाब से इसको गवर्न कीजिए, मैं आपको यहाँ पे बिठा के जा रहा हूँ, आप संभालो इसे। अब मुगल गवर्नर, वो जो मुगल रूलर है, वो भागने लग रहे हैं कि भाई कोई मुझे बचाइए बचाइए, कोई मेरी हेल्प करो। उसने क्या किया था, क्योंकि अफगान जब इन्वेड कर रहे थे तो क्योंकि इस टाइम में मराठाज जो पूरी तरीके से निकल के आ रहे थे, स्ट्रोंग हो चुके थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सॉरी अफगान लिखा मैंने, जब हाँ अफगान इन पे इन्वेड कर रहे हैं तो उस टाइम में दिल्ली में जो मुगल एम्परर बैठा है, मुगल एम्परर, इसने जाके ट्रीटी कर ली थी मराठाओं के साथ में। और वो क्यों? कि भाई देखो नादिर शाह आया, वो पूरी तरीके से सब कुछ तहस नहस करके चला गया और ऊपर से जो भी मिला उसको उठा के ले गया। अब ऐसा कीजिए, अब हम मराठा, क्योंकि मराठा स्ट्रॉन्ग है, मुगल्स वीक है, तो इन्होंने मराठाओं से बोला कि देखो हम आपको टैक्स चाहिए देंगे, जितना पैसा चाहिए हम देंगे, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन दीजिए, जो अफगान है उनसे हमें प्रोटेक्शन दीजिए कि कल को अगर अफगान दोबारा से लौट के आते हैं तो आप हमारे साथ खड़े रहोगे, हमारी हेल्प करोगे। तो मराठा ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप बस टैक्स पे करते रहिए। ऐसा होता है। अब ये सारी चीजें यहां पे देखने को मिलती है। नजीब उद्दौला ये बैठ गया, दिल्ली में मुगल एम्परर है वो भागने लग रहे हैं, इसके साथ में जो अहमद शाह अब्दाली है, इसका बेटा है तैमूर, वो भी यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको भी पंजाब वाले रीजन में, और यहाँ पे बिठा के चले गए कि आप यहाँ बैठो, इस टेरिटरी को संभालना है, ठीक है, इंडिया को संभालिए, देखिए इस पे क्या चल रहा है, किस तरीके से रूल करना, आप इसको संभालो। ये मुगल एम्परर पहुंचा मराठाओं के पास में कि भाई आपने ट्रीटी की थी, आपने एक बात बोली थी कि कल को अगर अफगान आते हैं तो आप हमारी हेल्प करोगे, और हो क्या रहा है आप देख रहे हो बैठ के। यहाँ पे नजीब उद्दौला है, वो दिल्ली में बैठा हुआ है, वो उसको गवर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहाँ हो, आपने हमारी हेल्प तो की नहीं। अब ये चीज़ मराठाओं को लगा कि यार ऐसा हो गया तो अब चलो हमें कुछ करना चाहिए। तो यहाँ से मराठा निकलते हैं और अटैक करने के लिए। मराठाओं में कौन है? नाना साहिब। नाना साहिब इसने जाके अटैक किया और नजीबुद्दौला को और तैमूर जो उनका बेटा है उन दोनों को भगा दिया वहां से कि निकलिए आप यहाँ से, और अपना एक बंदा लेके आया, अदीना बेग। कौन? अदीना बेग। उसको लाके यहाँ पे बिठा दिया कि भाई आप जाओ और सेंटर में बैठिए। जहाँ नजीबुद्दौला है वो सोच रहा है कि भाई मैं इस टेरिटरी पर बैठना चाहता हूँ, आप उनको हटाइए, आप जाके बैठिए। इन्होंने जाके शिकायत कर दी अब्दाली से कि देखिए डैडी ऐसा हुआ हमारे साथ में, हमें तो उठा दिया और उठा के हमें भगा दिया, अब आप ही हमारी हेल्प कीजिए। बोला अच्छा ऐसा हुआ है। तो वो आते हैं और यहाँ पे पानीपत की थर्ड बैटल होती है। पानीपत थर्ड किस किस के बीच में? दोनों के बीच में, नाना साहिब और अहमद शाह अब्दाली, दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और इसमें हम देखते हैं पूरी तरीके से मार पड़ती है इनको।
तो पूरी तरह से अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे डोमिनेट करते हैं और इस टेरिटरी को दोबारा से कैप्चर करते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर। उसके बाद क्या होता है, अब जो नजीबुद्दौला है जीत चुके हैं, नजीबुद्दौला का बेटा है उसको यहां पे बिठाया। ठीक है, नजीबुद्दौला का बेटा है गुलाम कादिर, गुलाम कादिर, इसको बोला है कि भाई अब आप अपने फादर की जगह पे जो ये टेरिटरी है अब इसको कैप्चर कीजिए, इसको संभालिए। ठीक है, तो उनको बिठा दिया रोहिलखंड में। अब यहां से ये कैप्चर कर रहे हैं, इन्होंने भी मुगल्स को परेशान करना शुरू कर दिया। मुगल एम्परर जो भी आ रहे हैं अब उसको परेशान कर रहे हैं, बार बार उसको उंगली कर रहे हैं कि भाई क्यों, पहले हमारे फादर करते थे अब हम कर रहे हैं। तो इस तरह का हम एक्टिविटी देखते हैं कि किस तरह से ये मुगल्स को परेशान कर रहे हैं। 1774 में वॉरेन हेस्टिंग मिलते हैं किसके साथ में, अवध के साथ में, और अवध के साथ मिलके इन्होंने अटैक किया किसके ऊपर, रोहिलखंड पे। तो इसी को बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ रोहिलखंड। ठीक है, आपसे पूछ ले फर्स्ट वॉर ऑफ रोहिलखंड क्या है, तो वहां पे वॉरेन हेस्टिंग प्लस अवध दोनों मिलते हैं और उन्होंने अटैक किया था रोहिलखंड पे। पॉइंट क्लियर है। इस तरह से इस टेरिटरी को धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू करेंगे, फिर ये थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे कि चलो ठीक है अपने आप को इस्टेब्लिश करो, फिर दोबारा से ये कैप्चर करेंगे, फिर लास्ट में हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कैप्चर करेगी और इनको रामपुर नाम की जगह पे, ये जो अफगान यहाँ पे बैठे हुए हैं इनको एक छोटी सी टेरिटरी रामपुर नाम की जगह पे इनको बोलेंगे कि भाई आप वहां जाइए और वहां जाके अपने आप को इस्टेब्लिश करो, बैठ जाओ चुपचाप। अब दोबारा से आप अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी करोगे तो आपको मार दिया जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। फिर हम देखते हैं लास्ट में जब हम 1857 का रिवोल्ट देखेंगे तो वहां हम देखेंगे बरेली में, बरेली से बंदा निकल के आएगा, दैट इज खान बहादुर, जो कि यहीं से ही निकल के आते हैं, जो 1857 की क्रांति में रिवोल्ट करेंगे, हेल्प करेंगे अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। पॉइंट क्लियर एकदम। तो ये है हमारे पास में रोहिलखंड का। आई होप आपको पूरा समझ आ गया, क्लियर। लास्ट है हमारे पास में फर्रुखाबाद। इसमें छोटा सा पॉइंट है, उसको देख लो और समझ लो। अगर हम बात करते हैं फर्रुखाबाद की, फर्रुखाबाद, ठीक है, यहां पे रूलर है मोहम्मद खान बंगश। फर्रुखाबाद क्या है, ये भी वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहां पे बैठा है मोहम्मद खान बंगश, जो क्या कर रहा है कि अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा है और अपना रूल, ये भी एक्चुअल में एक अफगान ही है। ठीक है, तो इस टाइम में क्या होता है, इस टाइम में हमारे पास देखने को मिलता है कि ये इस्टेब्लिश करते हैं, रूल को गवर्न करते हैं, वहां पे अपने आप को चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि भाई मैं इस टेरिटरी को कैप्चर करूंगा, चलाऊंगा। अब यहां पे ये टेरिटरी नजर में आती है अवध के, अवध में सुजाउद्दौला है। सुजाउद्दौला ने देखा कि ये टेरिटरी है जिसको मैं कैप्चर कर सकता हूं, अपने कंट्रोल में ला सकता हूं, तो सुजाउद्दौला ने इस पर अटैक किया और अटैक करके इस टेरिटरी को कैप्चर किया। और जैसे इसको कैप्चर किया उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी सुजाउद्दौला को अपने कंट्रोल में ले लेती है। क्या हो रहा है, ये अपना रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश करके बैठे हैं, इसको गवर्न कर रहे हैं। अवध जो इसके बगल में बैठा है उसने देखा कि भाई इस टेरिटरी को, क्योंकि यहाँ पे जो रूलर है वो वीक है, हम उसको हरा सकते हैं, अफगान है, उसको हम भगा सकते हैं यहाँ से, तो उसने यहाँ पे अटैक किया मोहम्मद खान बंगश पे, इसको यहाँ से भगा दिया और ये टेरिटरी कैप्चर कर ली। ठीक है, तो अब अवध और फर्रुखाबाद दोनों एक टेरिटरी हो गए। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब सुजाउद्दौला को अपने कंट्रोल में लिया, अवध का जो कैप्चर है वो किया, तो हम देखते हैं कि फर्रुखाबाद ये खुद क्या आ गया, दहेज में आ गया अवध के, क्योंकि भाई जो टेरिटरी है वो उनकी है, तो ये पूरा पार्ट इनका हो गया। पॉइंट क्लियर है। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी फर्रुखाबाद को अपने कंट्रोल में लेती है
और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चला जाएगा। क्लियर, पॉइंट क्लियर। तो ये है हमारे पास में जाट किंगडम, रोहिलखंड, और ये लगातार एक चीज आपको इनसे याद रखनी है, फर्रुखाबाद में जो मोहम्मद खान बंगश है ये लगातार बुंदेलखंड पे अटैक करता रहेगा, बुंदेलाज पे, ठीक है। बुंदेलखंड में जो बुंदेलाज बैठे हुए हैं, जहां पे हमने रानी मस्तानी बाई का जो हमने जिक्रा सुना है वो यही है। इनके फादर को बार बार में वो इन्वेड करते रहेंगे, उन पे अटैक करेंगे, वहां से हमारे पास सुजाउद्दौला इन पे अटैक करते हैं। तो ये आपको कहानी इनसे रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो ये हमारे पास में जाट किंगडम, रोहिलखंड और फर्रुखाबाद। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ आ गया और वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।